हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज पॉलिटी का सेकंड वीडियो वाला होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जो है जितने हमारे 1600 एडी का राजलेख से लेकर 1947 तक के जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जितने सारे एक्ट पारित हुए हैं उन सारे एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की इस वीडियो के द्वारा सारे एक्ट का प्रॉब्लम हमारा जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1600 एडी का राजलेख। सब देखिए, तो जो 1600 एडी का राजलेख था उसके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो है स्थापना 1600 ईस्वी में हो गई थी। और दूसरा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार, यानी कि उस समय इंग्लैंड की महारानी जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके द्वारा कंपनी को यह अधिकार दिया गया, यानी 15 वर्ष का लाइसेंस कहते हैं कि व्यापार का 15 वर्ष का लाइसेंस दिया गया। प्रशासन परिषद द्वारा, यानी कि जो वहाँ की प्रशासन परिषद थी उसमें एक गवर्नर और उसके 24 सदस्य थे, यानी 25 लोगों की टीम थी। इसके द्वारा जो है लेखा यानी पत्र प्राप्त हुआ जिसके द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने जो है कंपनी को जो है व्यापार करने का 15 वर्ष का अधिकार प्राप्त हुआ। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है 1600 एडी के यानी राजलेख में थी। हम यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे। दूसरा है 1726 ईस्वी का राजलेख। तो देखिए 1726 का राजलेख आया, इसके द्वारा क्या हुआ कि कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास को कानून बनाने की शक्ति, यानी कि अब तक जो कानून थे, जितने भी कानून थे वो इंग्लैंड की महारानी के द्वारा यानी इंग्लैंड से बनते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो भी अपना जो है कानून बना सकती हैं। तो जो 1726 का था बस इसमें इतना ही बातें जो है इम्पॉर्टेंट है। तीसरा हमारा आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, यानी कि उस समय जो है इंग्लैंड के ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। और गुप्त समिति की रिपोर्ट पे, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, यह गुप्त समिति सीक्रेट समिति की जो है रिपोर्ट पर प्राप्त हुआ। कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान, यानी कि कंपनी को शासन करने के लिए यहाँ पर जो है पहली बार लिखित जो है संविधान आया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि पहले जो जनरल था उसकी जो पदवी बदलकर उसका नाम बदलकर जो है गवर्नर जनरल रख दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कार्यकाल का समय था वो पहले 1 वर्ष था, अब इसको जो है बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। अगली चीज की बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण कर यानी करने लगे, यानी कि करने का मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे उसका 1/4 भाग जो है हर वर्ष जो है उनको जो है छुट्टी यानी कि अवकाश दे दिया गया। अगला है कि शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई, यानी कि जो गवर्नर जनरल जो पहले बंगाल का गवर्नर था अब वो जो गवर्नर जनरल बन गया तो उसके पास जो है सैनिक तथा सिविल यानी कि लोगों की सारी शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दे दी गई। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 ईस्वी में की गई थी। और जो पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे, यहाँ पे इम्फे हो गया लेकिन उसे इम्फे बना, तो एलिजा जो इम्फे थे वो जो है प्रथम न्यायाधीश थे। अगला है कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार प्रतिबंध, यानी कि कहने का अर्थ है कि जब कोई भी कंपनी का जब कर्मचारी यहाँ पर आता था तो वो खुद भी व्यापार करने लगता था। तो इस चीज़ को देखते हुए कंपनी की जो उनको जो है लाइसेंस, यानी कि वही व्यापार कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस है, यानी कि यहाँ से जो है लाइसेंस की व्यवस्था शुरू हो गई। अब उसके बाद आया 1781 का ईस्वी का संशोधनात्मक एक्ट, यानी कि इसमें जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें संशोधन करके यानी उसकी कमियों को दूर किया गया। पहला था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर किया गया। दूसरा, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार, यानी कि जो कलकत्ता की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसको यह अधिकार दिया गया कि आप बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए भी कानून बनाइए। गवर्नर जनरल काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से मुक्त कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग थी उसे जो है जो सर्वोच्च न्यायालय था उससे अलग कर दिया, क्योंकि होता यह था कि बहुत सारे जो केसेस थे वो गवर्नर जनरल
जो बहुत सारे फैसले लेता था उसके खिलाफ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। इसीलिए क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो अधिकार था सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नर जनरल की काउंसलिंग को, तो उससे क्या किया गया कि उसे गवर्नर जनरल को ही मुक्त कर दिया गया, यानी कि अब वो उसके अधिकार में नहीं था। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को जो है कम करने किया जाने लगा, क्योंकि बहुत सारे जो है मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने लगे। तो इसीलिए अब क्या किया कि पहली चीज तो गवर्नर जनरल किस जो कार्य गवर्नर जनरल था उसे तो उसकी अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की, अब प्लस यहाँ पे राजस्व अधिकारिता जो सर्वोच्च न्यायालय के पास थी, सुप्रीम कोर्ट के पास, उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें देखिए क्या हुआ कि पहला वैधानिक दस्तावेज जिसके माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे की बात कही गई, यानी कि यह पहला दस्तावेज था जिसके द्वारा यह कहा गया कि जो भारत क्षेत्र है, यानी कि जो भारत है वो भारत जो है ब्रिटिश ताज, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया गया, यानी लिखित तरीके से बता दिया गया कि जो है ये जो है ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटिश का एक कह सकते हैं कि गुलाम है इंडिया, यहाँ पर लिखित तौर पे कह दिया गया। और इसका शीर्षक था कि भारत के ब्रिटिश अधिकारित क्षेत्र, यानी कि कहने का अर्थ है कि इसके द्वारा जो है यह मतलब एक सीमा तय की गई है कि हाँ इतने क्षेत्र जो हैं ब्रिटिश के अधिकार में आते हैं, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में है। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, यानी इससे पहले जो राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाएं थी वो दोनों एक में थी, लेकिन यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पर जो है 1784 के द्वारा क्या किया गया कि इन दोनों को अलग कर दिया गया। निर्देशक मंडल यानी कि बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधियों पे नजर रखेंगे, और नियंत्रक मंडल बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक गतिविधियों पे जो है कंट्रोल रखेंगे। और 6 सदस्य इंग्लैंड नियुक्त सम्राट, यानी कि जो सम्राट द्वारा क्या किया गया कि 6 इंग्लैंड के सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। फिर उसके बाद है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई, यानी कि देखिए होता क्या था कि जो गवर्नर जनरल थे, अगर मान लीजिए कोई दो एक तरफ हो, अगर 3 कोई एक तरफ हो जा रहा है और एक कोई अकेला बच जा रहा है, तो अपना जो गवर्नर जनरल सही से मतलब निर्णय नहीं ले पाता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि 4 से जब 3 कर दिया गया, अब 2 अगर एक तरफ भी हो गए तो गवर्नर जनरल अपना जो है मत एक तरफ देकर जो है उस निर्णय को पारित कर सकता था। इसीलिए जो है गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या 4 थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे जो उपहार लोगों से लिया करते थे, उस उपहार पे जो है यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया 1784 के द्वारा। उसके बाद आया 1786 का अधिनियम एक्ट। इसमें देखिए क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, यानी कि यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्रदान हो गया कि आप जो है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, विशेष सिचुएशन आती है, तो उस समय आप जो अपनी परिषद की जो है निर्णय को खत्म कर सकते हैं, यानी निरस्त कर सकते हैं। दूसरा है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। जैसे इस समय भारत का राष्ट्रपति जो है सेना का प्रधान होता है, उसी तरह जो है गवर्नर जनरल को सेना का जो है प्रधान बना दिया गया। अब उसके बाद आया 1793 ईस्वी का राजलेख। इसके द्वारा देखिए क्या हुआ कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उनमें जो सदस्य हैं उनको अब इंग्लैंड से न राजस्व देकर भारत से उनको वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई। अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव, यानी कि यहाँ से देखिए लिखित संविधान की जो बात होती है, तो लिखित यहाँ से यानी कि यहाँ से कानून जो है लिखित विधियों द्वारा प्रशासन को जो है चालू किया गया। अगला है कि सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, यानी कि न्यायालय के पास ये अधिकार हो गया कि अगर ये कानून बन रहा है तो ये कानून सही है या गलत है, इस बात की जो है आप जांच करके बताइए। यह अधिकार जो है न्यायालय को दे दिया गया 1793 ईस्वी में। अब उसके बाद देखिए आया 1813
13 का राजलेख। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा, यानी कि यहाँ से ईसाई जो ईसाई धर्म के थे उनको यह अनुमति दे दी गई कि आप लोग जो है जाकर जो है भारत में अपना जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अगला है कि कंपनी के व्यापारिक समाप्ति, यानी कि चीनी और चाय को छोड़कर, यानी कि देखिए यहाँ पे जो कंपनी, यहाँ से क्या होने लगा कि धीरे धीरे कंपनी के अधिकारों को जो है समाप्त करने लगा, यानी कि चीनी और चाय को छोड़कर बाकी सब पे जो है कंपनी का अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया। यानी कि यहाँ से धीरे धीरे देखिए हो क्या रहा है कि कंपनी का अधिकार अब धीरे धीरे जो यहाँ से खत्म हो रहा है। और फिर आया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध, यानी कि यहाँ से यह प्रबंध किया गया कि जो इंडियन लोग हैं उन पे जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य, यानी कि जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनके द्वारा जो विधियां यानी कि कानून जो बनाए जाते थे, तो उसको अब जो है ब्रिटिश संसद द्वारा, यानी जो इंग्लैंड में ब्रिटिश संसद थी उससे जो है अनुमोदन, यानी कि वहाँ से आपको हस्ताक्षर जरूरी है, यानी कि वहाँ से जब जांच करके अगर वहाँ से उस कानून को पारित कर दिया जाएगा तभी आप यहाँ पर कानून लागू कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं, एक कहा गया। उसके बाद आया स्थानीय सरकार को कर लेने का अधिकार, यानी यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको भी टैक्स लेने का अधिकार प्रदान किया गया। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी के गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्तियों का अधिकार, यानी कि जो प्रधान सेनापति और गवर्नरों की नियुक्ति होती थी ये अब जो है ब्रिटिश के सम्राट द्वारा जो है होने लगी। अब उसके बाद देखिए आया 1833 ईस्वी का राजलेख। इसमें क्या क्या किया गया कि सबसे पहले कि बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि अब तक वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसी को जो है पूरे भारत का जो है गवर्नर जनरल यानी कि सुप्रीम बना दिया गया, उसको और पावर दे दी गई। अब उसका है कि संपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल की था उसको अब वह पूरे भारत में जो है कानून बना सकता था। अगला है कि परंतु नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकार कर सकता है, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अगर वह कानून वो चाहे तो अगर कोई गवर्नर जनरल, अगर भारत का गवर्नर जनरल अगर कोई कानून बना रहा है और उसको जो बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसे अगर लग रहा है कि नहीं कानून सही नहीं है तो उसे अस्वीकार कर सकता है। अगला है कि गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाता था, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वह जो कानून लाती थी उसको हम लोग अधिनियम कहा जाने लगा। अगला है कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले, यानी कि देखिए जो विधि सदस्य पहले 3 थे अब उसको जो है गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 3 थे तो उसको जो है चौथे सदस्य को शामिल किया गया और इसके लिए जो है सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। विधि सदस्य यानी कि कानून बनाने वाला, जो कानून का ज्ञाता हुआ, जो सदस्य चौथा आ रहा था वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, तो उसके लिए लॉर्ड मैकाले जो है सबसे पहले चुने गए थे। आगे देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार चाय और चीनी के साथ ही खत्म कर दिए गए, यानी कि जो चाय और चीनी पे बचे थे उससे भी जो पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया यहाँ पर अधिकार जो है। अगला है कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्रावधान, यानी कि अगर कोई विधियों का मतलब होता है कानून, अगर कोई कानून बनाना है तो गवर्नर जनरल को जो है इसके लिए आयोग बैठाने यानी आयोग स्थापित करने का जो है प्रावधान दे दिया गया। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन, यानी कि जो कानून बनाने का आयोग था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है 4 लोगों ने 1835 में इसका गठन किया गया। दास प्रथा समाप्त 1843 लॉर्ड एलन बरो, यानी कि जो दास प्रथा थी भारत में, दास प्रथा को जो है लॉर्ड एलन बरो ने जो है 1843 में समाप्त कर दिया। और सती प्रथा समाप्त हुई 1839 ईस्वी में, शारदा एक्ट आया उसके द्वारा जो है सती प्रथा को 1839 ईस्वी में यानी 1839 में जो है समाप्त कर दिया गया। अगला है कि अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन
पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति के धर्म, रंग, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त। यानी कि अब कंपनी में एक तरह से कह सकते हैं कि इसके लिए जो है कंपटीशन यानी प्रतियोगिता रखने जाने लगी। इससे जो है किसी भी मतलब कंपनी के अगर कोई अधिकार पाना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कंपनी में अगर कोई नौकरी पाना जाता था तो उससे धर्म, जाति, रंग, मूल भाव इसमें भेदभाव जो है समाप्त कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो उसको राजस्व विभाग भी सौंप दिया गया और उसे जो है देश के लिए जो है एक बजट तैयार करने का जो है अधिकार दे दिया गया। अब उसके बाद आया 1853 ईस्वी का राजलेख। अब देखिए 1853 ईस्वी का राजलेख में क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा विधियों कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो कानून विधियों कार्यों का मतलब होता है जो कानून वाला था उसको प्रशासनिक कार्यों से जो है अलग कर दिया गया। कानून निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। यानी कि 1853 में क्या हुआ, जो 1853 का जो यहाँ पे देख रहे हैं एक्ट आया, इसके द्वारा जो है कानून बनाने के लिए भारत में एक अलग से जो है 12 सदस्यों की टीम जो है की स्थापना की गई। अगला है कि विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। यानी इसमें क्या हुआ कि जो भारत के ही लोगों को जो है इसका सदस्य बनाया गया और जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं इस समय जो राज्यपाल की पोस्ट है वो जो है बंगाल के प्रशासन के लिए नियुक्त किए गए। निधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिए गए। यानी कि जो निधि सदस्य थे उनके जो है गवर्नर जनरल का पूर्ण जो है सदस्य बना दिया गया। कर्मचारी नियुक्ति के लिए परीक्षाएं, यानी यहाँ से 1853 से जो है परीक्षाएं शुरू हो गई। उससे पहले हमने देखा है 1800 जो हमारा यहाँ पे 1833 का था तो उसके द्वारा क्या हुआ कि रंग भेदभाव जो समाप्त कर दिए गए जो 1853 के द्वारा। अब 1853 में क्या हुआ कि 1853 में जो है 1833 में वहाँ पे रंग भेदभाव समाप्त किए गए। 1853 में जो है कर्मचारियों के लिए जो है परीक्षाएं होने लगी नियुक्ति के लिए। ब्रिटिश संसद को कंपनी के अधिकार से समाप्त करने का अधिकार, यानी कि जो ब्रिटिश संसद थी उसको जो कंपनी का अधिकार था उसको समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। और उसके बाद निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। यानी कि जो निदेशक मंडल था उसको जो है 24 से 18 यानी कम कर दी गई। अब उसके बाद देखिए आया भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए अब तक क्या हो रहा था कि 1857 की जब क्रांति हो गई तो उससे जो है कंपनी के अधिकार को जो है 1853 में ही कह दिया गया कि हाँ आप लोगों के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा कंपनी के अधिकार को। लेकिन हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति हो गई, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया, तो उसके बाद जो है कंपनी के अधिकार को पूरी तरह से जो है इसे रद्द कर दिया गया। और अब यहाँ से जो है हमारा शुरू होता है ब्रिटिश शासन। यहाँ से ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के महारानी द्वारा यहाँ पे शासन होने लगा। अब भारत शासन अधिनियम 1858 फॉर द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित हुआ। यानी कि इसका नाम जो है एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट रखा गया। कंपनी के भारत में कंपनी का शासन समाप्त, यानी यहाँ से जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इन दोनों काम खत्म। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति, यानी कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो एक सदस्य था उसको जो भारत के सचिव में भारत के राज्य का जो है सचिव, यानी कि अब जो वहाँ से शासन करने के लिए आने लगा वो जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो है भारत में अब शासन करने लगा। भारत सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि जो भारत सचिव यानी कि जो भारत सचिव था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, तो वो जो भी कार्य करता था वो जो है वहाँ से मतलब ब्रिटिश संसद से जो है पूछकर यानी निर्णय पर होता था। अगला है कि उसकी सहायता हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन, यानी कि जो भारत में जो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम का गठन किया गया। इसके 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार तथा 7 सदस्य कंपनी द्वारा बनाए गए थे। यानी कि इसमें जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे और 7 सदस्य जो है वो कंपनी के थे। अगला है कि
भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी यहाँ से जितने भी भारत के मामले थे वो सीधा ब्रिटिश संसद तक पहुँच जाते थे। और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, यानी कि देखिए सबसे पहले गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, और अंत में उसका नाम जो है वायसराय कर दिया गया। यानी वायसराय का मतलब होता है कि जैसे वो इंग्लैंड से भेजा हुआ, इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड की महारानी द्वारा भेजा हुआ जो देखिए उसका गवर्नर जनरल कब था नाम, जब वह भारत पे शासन करता था। और वायसराय कब पड़ जाता था, तो जब वह इंग्लैंड की मतलब इंग्लैंड की महारानी की कोई बात लेकर किसी भी राजा के पास जाता था तो उस समय उसका नाम जो है गवर्नर जनरल का बदलकर जो है वायसराय हो गया। अगला है कि भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, यानी कि यहाँ से जो है भारत का शिक्षित वर्ग जो है अपने अधिकारों को प्राप्त करने लगा, यानी अधिकारों के प्रति जो है जागरूक होने लगा। उसके बाद देखिए आया भारत शासन अधिनियम 1861। इसके में क्या हुआ कि भारत के संवैधानिक विकास का सूत्रपात, यानी कि यहाँ पे जो है भारत का संविधान का विकास जो है शुरू हो गया। गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण तथा नवनिर्मित में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्ति करने का अधिकार दे दिए गए, यानी कि अगर जो यहाँ पे नए नए प्रांत, होता क्या था कि भारत में नए नए प्रांतों का उदय हो रहा था, तो जो कोई नया प्रांत आ रहा था तो उसके लिए जो है गवर्नर जनरल को यह पावर दे दी गई कि वह जो है उसकी में गवर्नर या फिर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल को जो है नियुक्त कर सकता है। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 की गई। 5वें सदस्य का विधिवत्ता होना अनिवार्य, यानी कि जो पांचवा देखिए केंद्रीय जो कार्यकारिणी थी उसके सदस्यों की संख्या 5 तो 4 से बढ़ा के 5 कर दी गई, लेकिन जो पांचवा था उसे उस सदस्य का विधिवत्ता यानी कि जो कानून का जो है उसके कानून के बारे में नॉलेज उससे होनी चाहिए। अगला है कि भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। गवर्नर जनरल की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 6 से 12 अधिकतम संख्या कर दी गई, यानी कि जो अब गवर्नर जनरल की जो विधानसभा की परिषद की संख्या थी वो 6 से जो है 12 जो है अधिकतम संख्या जो है उसकी 12 कर दी गई। पहले 6 से अब 12 हो गई। अब विभागीय प्रणाली की शुरुआत, यानी यहाँ से जो है विभागीय अलग अलग डिपार्टमेंट जो है इस प्रणाली की शुरुआत हुई। आज भी हमारे देश में डिपार्टमेंट होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंटल की शुरुआत जो है वहीं से हो चुकी थी। अगला एक गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान दिया गया और शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ, यानी विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एकीकरण जो है शासन का प्रारंभ हो गया। उसके बाद आया 1773 का अधिनियम। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, यानी कि प्रशासन खत्म था उसका, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो है खत्म करने की यहाँ पे बात की गई और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कि देखिए 1773 में जो एक है उसमें बात हुई कि हाँ उसे किसी भी समय भंग कर सकते हैं, और 1 जनवरी 1884 को जो है जो 1600 ईस्वी से चली आ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पूरी तरह से जो है खत्म कर दिया गया। यानी यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी बिल्कुल भी खत्म। उसके बाद आया शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति, यानी कि जो इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी था उसमें 6ठे सदस्यों की नियुक्ति हुई। उसे लोक निर्माण यानी लोक निर्माण विभाग सौंपा गया, यानी जो पीडब्ल्यूडी विभाग था इससे जो 6ठे सदस्यों को सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को यह घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सम्राज्ञी यानी कि भारत की महारानी जो है महारानी विक्टोरिया को जो है 28 अप्रैल 1776 में घोषणा पत्र द्वारा जो है ये घोषित कर दिया गया कि जो भारत है उसकी महारानी जो है यानी उसकी जो प्रशासन करने वाली है वो महारानी विक्टोरिया है। आगे क्या आया कि भारत शासन अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई, यानी कि पहले अधिकतम 12 थी और न्यूनतम 6 थी। अब क्या हुआ कि 6 से 12 की गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यूनतम 10 से जो है अधिकतम न्यूनतम यानी कम से कम 10 और अधिक से अधिक जो है 16 कर दी गई। निर्वाचन पद्धति का आरंभ यानी 1892 में ही, ध्यान रखिएगा 1892 से जो है निर्वाचन पद्धति यानी कि चुनाव की कहानी शुरू हो गई। प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्डों, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे, यानी कि जैसे
लोगों द्वारा निर्माण नहीं हुआ है, मतलब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा जो है अप्रत्यक्ष तरीके से जो है निर्वाचन शुरू हो गया। अब भारतीय सदस्यों को बजट में बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार, अंशतः संसदीय प्रणाली की शुरुआत, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है कि भारतीय, अब देखिए जो भारतीय सदस्य हैं वो धीरे धीरे जो है इसमें बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पे जो है अब बजट में भी जो है भारतीय सदस्यों को जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसके बाद आया मार्ले मिंटो सुधार 1909, यानी ये जो बहुत ही जरूरी है जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे 1909 को लागू किया गया, यानी यह जो मार्ले मिंटो सुधार था इसको जो है सर अरुंडेमल जो समिति थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है 17 फरवरी 1909 को जो है इसे लागू कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी पहले 6 से 12, फिर 12 से 16, फिर 12, अब यहाँ पर जो है 16 से बढ़ाकर जो है 60 कर दी गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था पर कर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। अब देखिए यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। कहानी यह थी कि अब तक क्या था कि सभी लोग एक थे, अब ये हुआ कि मुसलमानों को जो है अलग से अब जो है उन्हें अलग राज्य दिया जाए और अपना अलग चुनाव शुरू कर दे, यानी यहाँ से जो है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति जो है सामने यहाँ से आ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि सर्वप्रथम भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया, यानी कि जो सबसे पहले अब तक जो थे भारत परिषद में जो है वायसराय की कार्यकारिणी में, यानी कि जो कह सकते हैं गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें अब तक जो है संसद थी वहाँ पर भारतीय नहीं गए थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है भारतीयों को सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ से देखिए अब यहाँ से भारतीय जो है, अब यहाँ से देखिए दो भारतीयों को सी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले दो भारतीय सी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को जो है इंग्लैंड में जो स्थित भारत परिषद थी उसमें जो है नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ तक तो हमारा ये शुरू था। अब देखते हैं यहाँ से आया मास्टेंगू जेमफोर्ड सुधार 1919। इसमें क्या हुआ कि अब देखिए मास्टेंगू जो है जेम्सफोर्ड सुधार हुआ, इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का जो है स्पष्ट प्रयोग किया गया, नहीं कि ये जो शब्द था इसको जो है स्पष्ट किया गया। 1793 में भारत का सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब यह जो है ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मतदान देने का अधिकार दिया गया, यानी कि जब 1793 ईस्वी से जो भारत के सचिव थे उनका खर्च जो है भारत को देना पड़ता था, अब उसको जो है वो इंग्लैंड अपना स्वयं जो है ब्रिटिश के राजस्व से देने लगा, यानी कि अब जो है उसको जो है खुद ब्रिटिश लोग, यानी कि भारत की जनता कहने लगी कि भारत के जो सदस्य थे वो कहने लगे कि भाई वो वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ से वेतन पे करें उनको। तो इस तरह से जो है जब बहस हुई तो यहाँ से जो है 1919 में जब मांगेस्टू जेम्सफोर्ड जो है सुधार आया तो वहाँ से जो है उनको व्यवस्था कर दी गई कि मतलब आप वहाँ से जो है वहाँ पे करिए और वहाँ पे लीजिए, आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं रह गया। अगला है, और यहाँ पे जो है महिलाओं को भी अधिकार चुनाव देने का, मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया, यानी कि सिख जो पहले वोट नहीं दे सकते थे अब वो भी वोट दे सकते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, यानी कि द्विसदनात्मक यानी द्वैध शासन प्रणाली का यहाँ शुरुआत हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया। द्वैध शासन के देखिए द्वैध पद्धति के जन्मदाता लायोनिस कार्निस थे। अब भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, यानी कि लोक सेवा आयोग यानी PWD का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया। ये हमेशा पूछता है कि द्वैध पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो ये थे लायोनिल कार्निस। अब देखिए यहाँ पे शुरू होता है
भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, यानी कि बात की गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, लेकिन वो हो नहीं पाई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की भी स्थापना, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। यानी कि इस समय भी ये तीनों सूचियां हैं। आगे हम जब अनुसूची पढ़ेंगे तो वहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में जो है विस्तृत रूप से जो है अध्ययन किया जाएगा। 11 प्रांतों में विधानसभा परिषद का विस्तार करके उन्हें उसमें आंग्ल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। यानी कि 11 प्रांतों में जो विधानसभा पद्धति था उसको जो है विस्तार करके इनमें जो आंग्ल भारतीय थे, ईसाई, यूरोप और हरिजन, इनको भी शामिल कर दिया गया। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, यानी भारत परिषद जो थी उसका अंत कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी कि जो वर्मा था पहले भारत में ही था, उसको जो है भारत से अलग किया गया। 1937 में पहली बार जो है चुनाव कराया गया। अब देखिए आया 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, भारत के वायसराय। और भारत संविधान का बनना भारतीयों को का अपना अधिकार है, यह बात कही गई। और उसके बाद युद्ध की समाप्ति पर भारत के औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित किया जाएगा। यानी कि उस समय जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उससे ये हुआ कि इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत को भी जो बिना भारत की अनुमति के ही जो है भारतीयों को जो है युद्ध में झोंक दिया। तो उन्होंने यह कहा कि हाँ, युद्ध की समाप्ति के बाद हम जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। अगला है क्रिप्स मिशन, यानी 1942। अब देखिए यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन आया, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, यानी इसकी अध्यक्षता, यानी क्रिप्स मिशन जो है सर स्टोफेड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया। युद्ध उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो पहले इंग्लैंड वाले मतलब ब्रिटिश मानने को तैयार नहीं थी कि मतलब इंग्लैंड इनका भारत का जो है स्वयं का संविधान होगा। ये कह रहे थे कि मतलब जो इंग्लैंड का संविधान है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी संविधान होगा। लेकिन तो इसमें क्या हुआ, क्रिप्स मिशन के द्वारा यह किया गया कि भाई आप लोग जो है अपना संविधान की रचना कर सकते हैं। यहाँ से 1942 में ये बात कही गई। अब भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कहा गया कि भारत का उपनिवेश, यानी उपनिवेश का मतलब यह हो गया कि सब कुछ शासन प्रणाली आप करिए, बस हमारे हाथ में जो है आर्थिक व्यवस्था हमारे हाथ में, यानी इकोनॉमी हमारे बाद में हो गई, यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि यह तो बात हम लोग जो है बहुत पहले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी और नेहरू जी इस बात को तैयार नहीं हुए कि भारत को जो है उपनिवेश नहीं कहा जाएगा, इसे जो है स्वतंत्र राज्य घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आई वेवेल योजना 1945। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड वेवेल थे। इसका उद्देश्य था कि भारतीय संवैधानिक गतिविधियों को खत्म करना, यानी कि जो भारतीय संवैधानिक गतिविधियां संवैधानिक चलने लगी कि संविधान बनाया जाएगा, इसको जो है खत्म करने के लिए जो है वेवेल योजना 1945 में आई। और भारत के स्वशासन के लक्ष्य को अग्रसर करना, यानी यहाँ से जो भारत है 1945 से यहाँ से जो है भारत को स्वशासन यानी खुद के शासन की ओर जो है अग्रसर होने के लिए जो है बढ़ावा दिया जाने लगा। अगला है कि वायसराय कार्यकारिणी में वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष भारतीय हो, यानी यहाँ से सभी जो है भारतीय होंगे, सिर्फ प्रधान सेनापति और जो वायसराय हैं वही जो है इंग्लैंड ब्रिटिश वाले होंगे। अगला है कि कार्यकारिणी में हिंदू तथा मुस्लिमों की सदस्य अब संख्या बराबर होगी। यानी कि जो आप लोग जानते हैं यहाँ से क्या किया गया कि यहाँ से कहा गया कि हिंदू तथा मुस्लिमों की संख्या जो है सदस्य संख्या जो है बराबर होगी। बस यहीं से हो गया बवाल, क्योंकि देखिए बवाल होने का कारण यह था कि जो भारत था वो देखिए एक हिंदू राष्ट्र था, और यहाँ पे अब भारतीय हिंदू लोग ज़्यादा थे, तो इससे जो है कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर नहीं हो सकती थी। इस बात को जो है दिखाया गया। अगला है कि भारत सचिव की शक्ति में सीमित किया जाएगा, जबकि वायसराय के वीटो के अधिकार को जो है बरकरार रखा जाएगा। अगला है कि माउंट बेटन योजना 1947, यानी उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटन बेटन थे। योजना की जो घोषणा थी वो 3 जून 1947 को ही कर दी गई, और देश को 2 भागों भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श दिया गया। यानी यहाँ से परामर्श दिया गया कि जब अब इंडिया को जो है 2 भागों में इस राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। भारत और शासन को जो है भारत तथा पाकिस्तान के रूप में 2 भागों में जो है बांटने का सलाह दी गई। और 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान को सत्ता
हस्तांतरण, यानी कि फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को जो है अपना अपना दे दिया गया कि भैया अपना लेके अपनी जो है सत्ता चलाओ, अपना प्रशासन करो। और केंद्र कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर दिया गया, यानी कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग जिसके जिन्ना साहब थे उन दोनों ने स्वीकार कर लिया, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना साहब ने स्वीकार कर लिया और कहा कि भैया ठीक है, हम लोग अपना बंटवारा करके आप लोग नहीं करिए, हम लोग जो यहाँ से अपना शुरू करते हैं। अब देखिए आखिरी हमारा आया भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटेन बेटन योजना के अनुसार 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया। अब देखिए हुआ क्या, यानी कि जो 4 जुलाई माउंटेन बेटन के द्वारा जो है 4 जुलाई को जो ब्रिटिश की संसद थी 1947 में 4 जुलाई को उनको ये प्रस्तुत किया गया, मतलब ये पत्र दिया गया कि हाँ भारत को जो है आज़ाद कर दिया गया है, उनको आज़ाद कर दिया जाए और 2 भागों में बांट दिया जाए। और उसको जो है देखिए 4 जुलाई को दिया गया और आना फानी में जो है 18 जुलाई तक जो है उसको भी इंग्लैंड की जो महारानी थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिया और 18 जुलाई को जो है वो स्वीकार कर दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी, यानी कि की गई। और देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्यों में शामिल होने की छूट मिल गई, यानी कि 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया तो यहाँ पर जो देशी रियासतें थी 586 सात देशी रियासतें थी पूरे इंडिया में, तो उनको ये अधिकार प्रदान था कि आप लोग जो है या तो भारत में मिल सकते हैं या तो फिर आप लोग जाके जो है पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो इस तरह से जो है भारत की कहानी शुरू, अब इस तरह से जो है शासन जो है भारत के हाथ में आ गया और सारी कहानी यहीं से जो है खत्म हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जितने भी अनुच्छेद हैं और अनुभाग, जितने भी संविधान के भाग तथा जो अनुच्छेद हैं, बस उन्हीं की जो चर्चा करेंगे। और इसमें कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी, बस हम लोग भागों को अनुसूचियों को देखेंगे तीसरे लेक्चर में। और उसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उस अनुसूचियों का होगा। तो आप लोगों को थैंक यू।